नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार और आज हम हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 2 चैप्टर मैंने आपको वसंत के पढ़ाए थे। अब हम चलेंगे सीधे व्याकरण की तरफ और आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का अगला चैप्टर विशेषण। विशेषण से पहले मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था और उसी क्रम में अब हम विशेषण पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार विशेषण होती क्या चीज है। देखिए छात्रों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आम मीठा है। अब इसमें संज्ञा क्या है? आम, ठीक है, और इसकी आम की विशेषता क्या है? मीठा। तो मीठा क्या हो गया इसमें? विशेषण। इसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि आकाश नीला है। अब इसमें संज्ञा क्या है? आकाश, और आकाश की विशेषता क्या है? कि वह नीला है। तो नीला हो गई उसकी विशेषता, यानी कि विशेषण, ठीक है। और इसी क्रम में एक होता है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, उदाहरण 5 किलो आम दे दो। अब इस शब्द में हम क्या देख रहे हैं कि संज्ञा क्या है? आम, और आम की विशेषता क्या है? कि वो 5 किलो है। उनका वेट जो है उसकी विशेषता है वो 5 किलो है। तो 5 किलो ये तो हो गया विशेषण। अब इसमें विशेष्य क्या है? अब इसमें विशेषता किस चीज की बताई जा रही है? 5 किलो क्या है? किस चीज की विशेषता बताई जा रही है? आम की। तो आम हो गया इसमें विशेष्य। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, ये खरबूजे मीठे हैं। अब इसमें संज्ञा क्या है? खरबूजे संज्ञा है और इनकी विशेषता क्या है? कि ये मीठे हैं। तो मीठे तो हो गया विशेषण, और विशेषता किस चीज की बताई जा रही है? यहां पर बताई जा रही है खरबूजे की विशेषता। तो विशेष्य हो गया खरबूजा। तो ध्यान रहे कि जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और विशेषता वाले शब्द होते हैं विशेषण, ठीक है। प्रविशेषण एक चीज और होती है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण उसे कहते हैं जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता। अब कैसे विशेषण की विशेषता कैसे बताई जा सकती है? देखिए, जैसे कि ये शब्द है ये खरबूजे मीठे हैं। अब मीठे तो इसमें विशेषता है ये, अगर विशेष तो ये विशेषण क्या हो गया? मीठे। अगर इसकी भी कोई विशेषता बताई, जैसे कि बहुत मीठे हैं, तो बहुत वो हो जाता प्रविशेषण। जैसे कि प्रविशेषण का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आकाश बहुत नीला है। अब इसमें नीला क्या है? विशेषण तो हो गया नीला, ठीक है, क्योंकि विशेषता है उसका नीला होना, ठीक है। और आकाश हो गया विशेष्य। अब इसमें जो बहुत शब्द है, ये बहुत, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। नीला विशेषण है ना, इसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत। तो बहुत ये क्या हो गया? ये हो गया प्रविशेषण, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे कि एक और उदाहरण ले लें कि राम बहुत अच्छा है। अब अच्छा तो उसकी विशेषता हो गई, ठीक है, राम की अच्छा तो विशेषता हो गई। बहुत अच्छा यानी कि बहुत, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ये तो बहुत क्या हो गया? ये हो गया प्रविशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं। तो देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके समझते हैं इन सभी भेदों को। सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? कि जिन संज्ञा शब्दों की गुण दोष, आकार, रंग रूप, गुण दोष, रंग, आकार, स्वाद, गंध, दशा, अवस्था, दिशा, स्थान, काल या स्पर्श बताया जाए उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम बहुत अच्छा है, ये उसका गुण हो गया। महेश बहुत काला है, काला ये उसका रंग बता दिया। नरेश बुरा आदमी है,
तो बुरा यानी कि उसका दोष बता दिया। खंबा बहुत लंबा है, आकार बता दिया। मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है, स्वाद बता दिया। मिठाई में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू, गंध बता दी उसकी। इसी प्रकार से दशा, अवस्था, दिशा, ठीक है। सूरज पूर्व से निकलता है, ठीक है, उसकी दिशा आ गई। रमेश हाथरस में रहता है, स्थान आ गया। काल, स्पर्श, ये सारी की स्पर्श का क्या, स्पर्श का भी एक आपको उदाहरण देता हूं कि पत्थर बहुत कठोर है, स्पर्श करने में ही तो पता चलेगा। या त्वचा बहुत चिकनी है, तो स्पर्श करने से पता चला ना, तो चिकनी है, ये उसका विशेषण हो गया ना, बिल्कुल, ठीक है। तो इन्हीं को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, जहां भी गुण किसी भी वस्तु का या फिर सर्वनाम या संज्ञा का गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, गंध, दशा, अवस्था, ये कुछ भी चीजें बताई जाएं वो गुणवाचक विशेषण होगा। अब इतनी सारी चीजें आपको याद कैसे रहेंगी, सवाल ये भी उठता है, ठीक है। इसकी भी एक तरकीब बताऊंगा आपको कि ये सारी चीजें आपको कैसे याद रहेंगी। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा कि ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से याद रहेंगी। उसका तरीका क्या है कि बाकी के 3 विशेषणों को ध्यान रखिए, बड़े सरल हैं। इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो यही होगा। अब देखिए कैसे सरल हैं। अगले विशेषण की ओर बढ़ते हैं। अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का क्या मतलब होता है, नापतोल, किसी चीज को नापना, जैसे 1 फुट, 2 फुट, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किसी चीज को नापना तो हो गई माप। और तौल, किसी चीज को तोलना, 1 किलो, 2 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 50 लीटर। तो माप तौल को हम कहते हैं परिमाण। और परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का अगर माप तौल बताई जाए, यानी कि उसका साइज बता दिया जाए, ठीक है, नाप के, या फिर उसका वेट बता दिया जाए, माप तोल, वो होता है कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कि यह कपड़ा 5 मीटर है, या यह 5 मीटर कपड़ा है। 5 मीटर क्या हो गया, विशेषण। उदाहरण अगर मैं लिख के बताऊं आपको, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब इसमें संज्ञा क्या है, कपड़ा, ठीक है, और इसकी विशेषता है 5 मीटर। हालांकि ये भी सर्वनाम है, लेकिन हम ये जो 5 मीटर है, ये किसकी बात की जा रही है, 5 मीटर कपड़े की, तो ये इस संज्ञा का विशेषण है, ठीक है। तो 5 मीटर, अगर प्रश्न किया जाए कि ये कौन सा विशेषण है, तो ये कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण में जैसे कि मुझे 10 लीटर दूध चाहिए, 10 लीटर दूध, तो ये 10 लीटर, ये भी परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, यानी कि नाप तोल की जितनी भी चीज होती है वो परिमाणवाचक में आती है। अब ये जो परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में तो ऐसा होता है कि हमें जो है उसका परिमाण पता होता है कितना है, यानी कि हमें उसका, जैसे कि मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, हमें पता है कि जी 5 मीटर कपड़ा, या मुझे 10 किलो आलू दे दो। अब ठीक है, अब हमें इसमें पता है कि ये 10 किलो मांग रहा है, ये 5 मीटर मांग रहा है, तो ये क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि हमें इसका परिमाण पता है। अगर होता कि मुझे कुछ कपड़ा चाहिए, कुछ यानी कि ये पता नहीं ना कितना चाहिए, कुछ कपड़ा चाहिए, तो ये होता अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है कितना, वो होता है अनिश्चित। या फिर ये होता मुझे कुछ आलू दे दो, कुछ आलू यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि हमें उसका परिमाण पता नहीं है, उसका वजन पता नहीं है, कुछ मांगा है, तो इसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। आगे बढ़ते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण, यथो नाम तथो गुण, यानी कि संख्या अगर कह दिया तो जिसमें संख्या आएगी वो संख्यावाचक विशेषण। तो जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाए, जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाए उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मुझे 100 केले चाहिए, तो 100 केले मांगे ना, तो 100 केले, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। 5 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चों की संख्या बताई ना, 5 बच्चे, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। 10 दिन बीत गए, वह अभी नहीं आया,
10 दिन, ठीक है, 10 यानी कि उसकी संख्या बताइए ना दिनों की, तो ये क्या हो गया परिमाण, सॉरी संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण की यही पहचान है कि उसमें संख्या बताई जाती है। अब जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें भी दो प्रकार हैं, एक तो है अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा है निश्चित संख्यावाचक। यानी कि निश्चित, जैसे निश्चित और अनिश्चित इसमें था, इसमें भी संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित होता है। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, वही तरीका है कि जिसमें किसी चीज की संख्या बताई जाए वो निश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे के लिए उदाहरण के लिए मैं लिख दूं, मैदान में 5 बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें हमें 5 बच्चे यानी कि बच्चों की पूरी संख्या पता है, 5 बच्चे, तो ये क्या हो गया संख्यावाचक हो गया, ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। अगर हमें इसकी संख्या ना पता होती तो, और ये होता कि मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये होता अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसकी हमें संख्या नहीं पता है हमें कहते हैं अनिश्चित, कुछ बच्चे, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी हम दूसरे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मुझे 2 लड्डू दे दो, 2 लड्डू यानी कि संख्यावाचक हो गया ना, मुझे कुछ लड्डू दे दो तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, अब कुछ जो शब्द है, अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक आपको समस्यात्मक उदाहरण देता हूं इसी में से, मुझे कुछ केले चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक है या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि केले कुछ जगहों पर गिन के दिए जाते हैं और कुछ जगहों पर तोल के। अब जो चीज तोल के दी जाए, जैसे मुझे कुछ आलू चाहिए यानी कि तोल के दिए जाते हैं ना, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। मुझे कुछ भिंडी चाहिए, तोल के दी जाती है ना, तो वो हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को तोला नहीं जा सकता, गिना जा सकता है, तो वो क्या होगा, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो वो वाला कुछ कौन सा हो गया, वो वाला कुछ हो गया अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ केले चाहिए, कुछ स्थानों पर केले गिन के भी दिए जाते हैं और कुछ स्थानों पर तोल के दिए जाते हैं। अब इसको कुछ को क्या कहेंगे, परिमाणवाचक या इसको कहेंगे संख्यावाचक। देखिए ये जिस स्थान पर प्रश्न पूछा गया है, वैसे ये प्रश्न कभी नहीं आएगा, ये ऐसे अजीब प्रश्न होते हैं। जिस स्थान पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उस स्थान के अकॉर्डिंग आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि आप हाथरस में रहते हैं, हाथरस में केले तोल के दिए जाते हैं, तो आप इसको कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। अलीगढ़ शहर में केले गिन के दिए जाते हैं, तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, अपने क्षेत्र के अनुसार आपको बताना। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल सर्वनाम के जैसा होता है। इसकी पहचान क्या है? संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि यह घर श्याम का है। अब इसमें ये संज्ञा है ना, घर तो संज्ञा है ना, और संज्ञा से जस्ट पहले ये आ गया यह, तो ये क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वैसे यह जो शब्द है ये सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम में आपने देखा होगा यह शब्द प्रयोग किया, यह, वह, ये, वे, ये सर्वनाम तो ही होते हैं। और अगर कोई सर्वनाम बिल्कुल संज्ञा से जस्ट बराबर में आए, संज्ञा से जस्ट पहले आए, तो समझ लीजिए वो सर्वनाम नहीं, वो सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग हमेशा अकेला किया जाता है, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अगर वहां पर संज्ञा भी है और सर्वनाम भी लगा हुआ है संज्ञा से पहले, तो समझ लीजिए कि वह सार्वनामिक विशेषण है। वह पेड़ आम का है। वह तो संज्ञा से जस्ट पहले आया है ना, वह पेड़ आम का है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान रहे, संज्ञा से जस्ट पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाए तो उसे सर्वनाम नहीं बल्कि सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गए चारों प्रकार, सर्वनाम के चारों प्रकार, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो आइए अब बात करते हैं विशेषण की अवस्थाओं के विषय में। विशेषण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। विशेषण की ये अवस्थाएं इस आधार पर निर्धारित की जाती हैं कि जो विशेषता है वो किस हद तक बताई जा रही है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के विषय में अगर विशेषता बताई जाए कि एक उदाहरण चलिए मैं आपको देता हूं, स्वीटी नेहा की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब यहां पे दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, स्वीटी नेहा की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। अब ये जो तुलना है ना, इसको विशेषता का अलग नाम दे दिया गया है, यानी ये विशेषता की एक अलग अवस्था है। इसी आधार पर ये विशेषताएं की 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। सबसे पहले बात करेंगे मूल अवस्था की। विशेषण की मूल अवस्था किसे कहते हैं? जो विशेषण की सामान्य अवस्था होती है कि राधा सुंदर है, राधा सुंदर है, तो सुंदर एक सामान्य रूप से विशेषता हो गई, ठीक है। उसके बाद विशेषण की दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं, उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में क्या होता है? जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है, दो लोगों के बीच में जब तुलना की जाती है कि ये ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा बेहतर है, उसे कहते हैं उत्तर अवस्था। जैसे कि मैंने आपको बताया एक उदाहरण, राधा सुंदर लड़की है, ठीक है, तो ये तो होगी मूल अवस्था सुंदर। राधा सीता से ज्यादा सुंदर लड़की है, तो यहां पर सीता और राधा के मध्य में एक तुलना हो गई कि कौन ज्यादा बेहतर है। यहां राधा सीता से ज्यादा तुलना, राधा सीता से ज्यादा सुंदर है, तो जहां तुलनात्मक बात आ जाती है उसे कहते हैं हम उत्तर अवस्था। और उत्तर अवस्था के लिए हम करते क्या है? तर शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। उत्तर, यहां तर आ रहा है ना, उत्तर। जैसे कि सुंदर कोई शब्द है ना, सुंदर, हम इसको सुंदर तर भी लिख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि राधा सीता से सुंदरतर है, या राधा सीता से सुंदरतर लड़की है। एक और उदाहरण देकर आपको बताता हूं, स्वीटी नेहा की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यहां पर स्वीटी और नेहा के बीच में तुलना कर दी गई है। देखिए, स्वीटी नेहा की अपेक्षा श्रेष्ठ है, स्वीटी और नेहा के बीच में तुलना हुई है यहां पर, ठीक है। जब दो चीजों के बीच में जब तुलना होती है ना, तो उसे कहते हैं उत्तर अवस्था, ठीक है। अब स्वीटी नेहा की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, स्वीटी नेहा से श्रेष्ठ तर है। यहां तर शब्द लगा दिया श्रेष्ठ के आगे, तो विशेषण के साथ हम तर लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं उत्तर अवस्था। तर यानी कि उत्तर अवस्था, ठीक है। इसके बाद आती है उत्तम अवस्था। विशेषण की उत्तम अवस्था उसे कहते हैं जो चीज सबसे ज्यादा हो। अभी तो मैंने कहा कि राधा सीता से ज्यादा सुंदर है। अगर हम कहते हैं कि राधा सबसे सुंदर है, यानी कि चाहे सीता हो या कोई भी हो, रुक्मिणी कुछ भी हो, राधा सबसे सुंदर है, तो क्या मतलब हो गया? वो हो गई उत्तम अवस्था। तो उसको हम तम शब्द से इंगित करते हैं। उत्तम, यहां तम आ रहा है ना, तो इसको तम शब्द से हम इंगित करते हैं। उदाहरण देकर बताता हूं, एक शब्द है, एक वाक्य है, स्वीटी सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तो यहां पर किसी से तुलना नहीं की जा रही है स्वीटी की, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। स्वीटी सबसे अधिक श्रेष्ठ है, हम इसको तम के रूप में भी लिख सकते हैं, स्वीटी सब छात्राओं में श्रेष्ठतम है। स्वीटी सब छात्राओं में श्रेष्ठतम है, तो ये तम आ गया, तो मतलब ये हो गई उत्तम अवस्था, यानी उत्तम अवस्था। इन शब्दों को, जो विशेषण के शब्द हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मूल अवस्था में सरल, उत्तर अवस्था में सरलतर और उत्तम अवस्था में सरलतम। मूल अवस्था में कटु, उत्तर अवस्था में कटुतर और उत्तम अवस्था में कटुतम। उसी प्रकार से मूल अवस्था में कोमल, अगर कोई विशेषण कोमल है तो मूल अवस्था में कोमल लिखेंगे, उत्तर अवस्था में उसको लिखेंगे कोमलतर और उत्तम अवस्था में लिखेंगे कोमलतम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई अवस्थाओं की। विशेषण की अवस्थाओं के बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आती है कि विशेषण हम बनाते किस चीज से हैं। विशेषण को बनाने के लिए हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं। किस तरीके से? संज्ञा से अगर हमें कोई विशेषण बनाना है, जैसे कोई संज्ञा है दिन, दैनिक, उसका विशेषण हो गया। कोई संज्ञा है मुख, उसका हो गया मौखिक विशेषण। उसी प्रकार से हम सर्वनाम से विशेषण बना सकते हैं। सर्वनाम से अगर हम विशेषण बनाएंगे, जैसे सर्वनाम है जो, अब इसका विशेषण क्या बनेगा? जैसा। सर्वनाम है वह, तो उसका क्या विशेषण बनेगा? वैसा। उसी प्रकार से हम क्रिया से भी विशेषण बना सकते हैं। क्रिया, अगर मान लीजिए कोई क्रिया है भूलना,
हम इसके साथ में अक्कड़ और लगा देंगे तो ये भुलक्कड़, ये हो गया विशेषण। पीना एक क्रिया है, किसी चीज को पीना, और पियक्कड़ ये एक विशेषण है, ठीक है, वह व्यक्ति बहुत पियक्कड़ है, तो ये विशेषण हो गया। उसी प्रकार से जो अव्यय शब्द हैं, अव्यय शब्दों से भी हम विशेषण बना सकते हैं। कैसे? अव्यय शब्द है ऊपर, ठीक है, ऊपर एक अव्यय शब्द है ऊपरी, ये हो गया विशेषण, उसकी ऊपरी सतह है, कोमल है। पीछे ये एक अव्यय शब्द है और पिछला एक विशेषण है कि उसका पिछला भाग देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से भी विशेषण बना सकते हैं। ये आप अपनी बुक में अगर देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से विशेषण बनाने की चीजें आप अपनी बुक में देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे। बुक को आप जब रीड करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, बहुत सारे उसमें उदाहरण होंगे। उसी प्रकार से आप मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था के भी कुछ उदाहरण अपनी बुक में अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो आज इस विशेषण के पाठ में सिर्फ इतना ही। कुछ नोट्स आपको भेजूंगा, वो नोट्स आप लर्न करेंगे और साथ ही अपनी फेयर नोटबुक में लिख भी लेंगे, ठीक है। और कुछ आपको एक्सरसाइज वर्क भेजूंगा, वो भी आप साथ के साथ करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।